डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें 5 के पाठ के लघुतरात्मक प्रश्नों को समझेंगे। लघुतरात्मक प्रश्न का मतलब है ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हमें 4 से 6 लाइन के अंदर यानी कि 4 से 6 पंक्तियों में जिसका आंसर देना होता है। तो यहाँ हमें ये पता है कि ये पाठ जो है 4 नंबर का है और इसमें 2+2 भागों में बटे हुए एक प्रश्न जो है 4 नंबर का पूछा जाना है। तो यहाँ लघुतरात्मक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से अपने बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना पूरी है। तो यहाँ हमें प्रश्न संख्या 25 से लेकर के और 31 तक प्रश्नों को समझेंगे कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से देने हैं और किताब के अंदर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इनके उत्तर कहां पर हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। 2 प्रबल अम्ल एवं 2 प्रबल क्षारों के नाम तथा उपयोग लिखिए। देखिए मैंने बताया 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको 1 नंबर में तो लिखना है इनके नाम और 1 नंबर आपका इनका उपयोग का होगा। तो हमें 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षारों के नाम लिखने हैं और इनके उपयोग लिखने हैं। ठीक है, तो यहां सबसे पहली बात तो ये है कि हमने अम्ल और क्षार तो जरूर पढ़े हैं, लेकिन ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का क्या मतलब है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए हमें अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो पहला पेज है पाठ का, ये पाठ है अपना 5 का पाठ, उसमें पहला पृष्ठ है, उसमें आर्रेनियस जो संकल्पना है, आर्रेनियस एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने जो परिभाषा दी है इसी पॉइंट के अंदर आपको नीचे मिलेगा। देखिए ये रहा, यहां पर कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। देखिए जब अम्ल को हम पानी में घोलते हैं तो उसका जलीय विलयन बन जाएगा। अम्ल को क्या किया, जल में घोला, पानी में घोला तो उसका जलीय विलयन बन गया। और जब इसका जलीय विलयन बनता है तो यह पूर्णतया आयनित यानी कि इसके आयन बन जाएंगे अलग अलग। जैसे HCl को पानी में घोलेंगे तो H+ और Cl- 2 आयन बन जाते हैं, जो कि ऊपर देखिए यहां पर ये रहा HCl, AQ लिखा है, AQ का मतलब जलीय विलयन, एक्वेटिक, और यह H+ में और Cl- में आयनों में बट गया, धनायन और ऋणायन में बट गया। तो ये एक अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जलीय विलयन पर बनाते हैं तो ये पूर्ण रूप से आयनों में बट जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। क्लियर, ये तो इसकी परिभाषा हुई। अब हमें इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल ये भी प्रबल अम्ल है। यह तो बात हुई प्रबल अम्ल की। इसी प्रकार से हम बात करेंगे प्रबल क्षार की। ये रहा, देखो नीचे, इसी के नीचे है, वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है, यानी कि वे पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे, वो प्रबल क्षार कहलाएंगे। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहां पर ऊपर इनके बारे में ये लिखा हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जलीय विलयन बनाया अपन ने, पानी में घोला तो यहां पर ये पोटेशियम धनायन में और OH हाइड्रोनियम ऋणायन में पूर्ण रूप से वियोजित हो गया या आयनित हो गया। तो ये प्रबल क्षार है और ये भी प्रबल क्षार है। तो ये 2 एग्जाम्पल हमें इसके याद रखने हैं। ये तो प्रश्न हुआ प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदाहरण और उनके नाम के बारे में। फिर इसी में आगे अपने से पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन पे चलते हैं अपन दोबारा एक बार। 2 प्रबल एवं प्रबल क्षारों के नाम, हमने परिभाषा लिख दी और उनके नाम लिख दिए, नाम यानी कि एग्जाम्पल, उदाहरण, और उनके उपयोग। अब इनके उपयोग जो है वो हमें मिलेंगे आगे पाठ के अगले जो पेज है उस पे अपन चलते हैं। तो यहां देखिए उपयोग, अम्ल क्षार का ये पॉइंट है जिसमें इसके उपयोग दिए जा रहे हैं, अम्ल और क्षार और लवण के उपयोग।
तो यहां पहली जो लाइन है उसके नीचे लिखा है कि H2SO4, HCl और HNO3 ये तीनों ही प्रबल अम्ल है। इनको खनिज अम्ल भी कहा जाता है। क्लियर। अब इनके उपयोग कहाँ कहाँ है, तो पहले अपन बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो HCl अपन ने उदाहरण लिया था, ये इसका उपयोग बता रहा है कि इसे अनेक उद्योग धंधों में, जैसे बॉयलर को अंदर से साफ करने में, सिंक या सैनिटरी को साफ करने में विशेष रूप से काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से ये जो HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल, इसका उपयोग ये रहा नीचे आगे। नाइट्रिक अम्ल जो इसका उपयोग उर्वरक बनाने में, चांदी व सोने के गहनों को साफ करने में काम आता है। ठीक है। और इसी पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो HCl और HNO3 है, इनको एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl को मिलाते हैं तो अम्लराज नाम का एक पदार्थ बनता है, जिसे एक्वा रेजिया भी कहते हैं। यह एक ऐसा पदार्थ है, इसमें धातुएं घुल जाती हैं, धातु विलय हो जाती हैं, चाहे सोना चांदी जो भी है। ठीक है। और तीसरा जो है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका उपयोग देखिए नीचे ये रहा। ये भी अपन याद कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सेल में, कार की बैटरी में, उद्योगों में काम आता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है। क्लियर। तो यहां पर ये तो प्रबल अम्ल के उपयोग हो गए, तीनों के दिए गए हैं। यहाँ कोई भी आप दो पूछ रहा है तो अपन दो के एग्जाम्पल यहां लिख सकते हैं, उपयोग लिख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे क्षार का उपयोग। क्षारों का उपयोग भी उद्योग धंधों में किया जाता है, लेकिन प्रबल क्षार की बात कर रहा है। प्रबल क्षार कौन सा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज उद्योग में और वस्त्र उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का उपयोग किया जाता है। ये एक अपने प्रबल क्षार का उपयोग हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। पहले हमें इनके उदाहरण लिखने हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के नाम लिखने हैं, और फिर इनके एक एक उपयोग अपन को यहां लिखने हैं, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था। चलिए फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। देखिए इस पाठ में दो अंतर के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए, जो कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और यहां लिखा है साबुन और अपमार्जक में अंतर। आपको मैं एक खास बात बता दूं, जब कभी भी बोर्ड परीक्षा में अंतर का क्वेश्चन आता है, तो हमें अगर पूरे अंक प्राप्त करने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं परीक्षा में, तो अंतर को हमेशा टेबल बना करके लिखना है। जैसे मान लीजिए यहां एक साइड में लिख दिया अपन ने साबुन, ठीक है, और इधर यहां लिख दिया अपन ने अपमार्जक। तो हम जब सारणी बना करके अंतर लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो हमें 2 अंतर कम से कम लिखने हैं, नंबर 1 और नंबर 2 डाल देंगे। तो पहले अपन साबुन की बात लिख देंगे कि साबुन के अंदर क्या क्या विशेषता है, उसके क्या गुण धर्म है। ठीक है, साबुन की बात हो जाएगी, और अपमार्जक वाले कॉलम में अपमार्जक की बात हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा अंतर कर देंगे। इस प्रकार से सारणी या टेबल बना करके हम अगर उत्तर लिखते हैं तो हमें 2 में से 2 पूरे अंक मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो यहां अपन साबुन और अपमार्जक में अंतर की बात करें तो 2 अंतर मैं यहां पर बताऊंगा आपको, जिसको आपको सारणी बना करके ही याद करना है। तो चलिए अपन चलते हैं अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे लास्ट का टॉपिक है इस पाठ का, साबुन और अपमार्जक। ये रहा साबुन अपमार्जक। पहले अपन बात करेंगे साबुन क्या है या साबुन किसके बने होते हैं। ठीक है, साबुन वाले कॉलम में अपन साबुन की बात लिखेंगे और अपमार्जक वाले कॉलम में अपन अपमार्जक की बात लिखेंगे। ठीक, तो साबुन वाले में अपन क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट कि ये दीर्घ श्रृंखला वाले, दीर्घ यानी कि लंबी श्रृंखला वाले, कार्बन 12 से 18, यानी कि कार्बन की संख्या 12 से 18 हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 14, 15, 16, 17, 18 कार्बन परमाणु वाले वसा अम्ल, वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड होता है। वसा अम्ल के उदाहरण जैसे स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक अम्ल, कोई भी एक हो सकता है इनमें से। इन अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। ये साबुन क्या होते हैं उसके बारे में बता रहा है, साबुन क्या चीज है। साबुन जो है वो दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन 12 से 18 परमाणु वाले वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। ये तो बात हुई साबुन की। दूसरा अपन अपमार्जक वाले कॉलम में लिखेंगे, अपमार्जक क्या चीज है, अपमार्जक किसके बने होते हैं। तो ये रहा अपना अपमार्जक वाला पॉइंट। ठीक है, यहां अपमार्जक क्या है, अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट, ये रहा सोडियम, ठीक है, और ये सल्फेट। इसी प्रकार से सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट, ये रहा सोडियम, ये रहा बेंजीन और ये सल्फेट। ठीक है,
होते हैं। तो अपमार्जक में लिखना है कि अपमार्जक क्या होते हैं, ये दोनों लाइन अपन को लिखनी है। क्लियर, ये तो पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर अपन लिख सकते हैं कि साबुन जो है कि साबुन मृदु जल में सफाई का काम करते हैं परंतु कठोर जल में कार्य नहीं करते हैं। देखो जल दो प्रकार का होता है, मृदु जल और कठोर जल। कठोर जल का मतलब है ऐसा पानी, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन घुले होते हैं, ठीक है, वो कठोर जल होता है। और ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होता है वो मृदु जल कहलाता है। तो साबुन केवल मृदु जल में ही कपड़ों को साफ करते हैं, कठोर जल में कपड़ों को साफ नहीं करते। जबकि अपमार्जक, क्या लिखा है देखो, अपमार्जक में, अपमार्जक साबुन जैसे होते हैं परंतु कठोर तथा मृदु दोनों ही प्रकार के जल में कार्य करते हैं। तो अपन को यहां से लिखना है कि अपमार्जक कठोर तथा मृदु दोनों ही प्रकार के जल में कार्य करते हैं। ये दूसरा अंतर हो गया। तो इस प्रकार से हमें टेबल बना करके, एक सारणी बना करके इन अंतरों को लिखना है। अंतर वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें इनका आंसर इसी प्रकार से देना है। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 पे। आरएनएस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषाएं लिखिए। देखिए हमें इनकी परिभाषा तो लिखनी है अम्ल क्षार की, और उनको उदाहरण सहित यानी कि रिएक्शन जो अभिक्रिया है वो भी समझानी है कि कौन से पदार्थ अम्ल कहलाते हैं, कौन से क्षार कहलाते हैं। और हमारे इस पाठ्य पुस्तक में 3 वैज्ञानिक हैं, आरएनएस, ब्रोस्टेन-लोरी और लुईस। इन तीनों में से एक परिभाषा कंफर्म आ सकती है आपके बोर्ड परीक्षा में, तो हमें इन तीनों को ही याद करना है। तो चलिए अपन चलते हैं। पाठ का जो पहला पेज है उसी पे मिलेगा इसके बारे में कि अपमार्जक अम्ल और क्षार की परिभाषा आरएनएस के अनुसार। तो ये अपना पाठ का पहला पेज, और इसमें ये रहा यहाँ पर परिभाषाएं, और परिभाषाओं में देखिएगा यहाँ लिखा है आरएनएस की संकल्पना के अनुसार, यानी कि आरएनएस ने परिभाषा दी है, जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर, अपघटित मतलब टूटकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल लिखने बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर HCl है, ये जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, तो ये अम्ल है। और यहाँ ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन दे रहा है, तो ये क्षार है। ये आपको एक एक एग्जाम्पल इसके लिखने बहुत जरूरी है। विज्ञान में आपको एग्जाम्पल और डायग्राम, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तभी आपको पूरे अंक मिल पाएंगे। ये अगर यहां नहीं पूछी गई है तो भी हमें लिखनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पीएच किसे कहते हैं? अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों की पीएच परास को स्पष्ट करें। देखो 2 प्रश्न है इसमें, पीएच किसे कहते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा, और अम्लीय और क्षारीय विलयन की पीएच जो परास है, परास मतलब रेंज, कहां से कहां तक, किस रेंज, पीएच जो स्केल है वो 0 से 14 तक होती है। तो इसमें कौन से पदार्थ जिनकी पीएच अम्लीय होगी, कौन से पदार्थों की पीएच क्षारीय होगी, वो परास हमें लिखनी है, वो अपन देखेंगे आगे। पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो पीएच का जो टॉपिक है अपने बुक में, अपन वहां चलते हैं। देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में ये पॉइंट यहां शुरू होता है पीएच स्केल का। तो पहले पीएच क्या है उसकी परिभाषा अपन लिखेंगे। देखिए पीएच का मतलब है, सीधे सी अपन बात करें सामान्य अर्थ में, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है वो ही पीएच होती है। ठीक है। दूसरा एक वैज्ञानिक है सोरेनसन, उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी कि माइनस, ये रहा माइनस, लोगरिथम यानी कि लघु गुणक, ये रहा लोग। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये रहा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पीएच कहलाता है। ये परिभाषा हमें ये लिखनी है, और ये इसका सूत्र हमें लिखना है कि पीएच किसे कहते हैं। रही बात इसकी पीएच की परास की, तो पीएच की परास के लिए देखिए यहां पर पीएच स्केल नजर आ रहा है आपको। इस प्रकार से आप पीएच स्केल बना सकते हो, अगर डायग्राम बनाओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यहां लिखा है पीएच 7 से कम, अगर 7 से कम पीएच है यानी कि 0 से लेकर के 6 तक, ये 6 पॉइंट भी हो सकता है, 6.1, 6.2, 6.3, 6.9, ये सारा अम्लीय है इधर वाला। और 7 से ऊपर, 7 से ऊपर का मतलब 7.1 से लेकर के 14 तक, ये क्षारीय होगा। तो क्या लिखा है, पीएच 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होगा, पीएच 7 होने पर उदासीन, 7 पे उदासीन हो जाएगा, ये रहा उदासीन।
और 7 से अधिक यानी 14 तक विलयन क्षारीय होता है। ये हमें अम्ल क्षार की इसकी ये परास हो गई, यानी कि इससे कम वाला अम्लीय, इससे 7 से अधिक वाला क्षारीय और 7 वाला उदासीन, इसे अपन पीएच की परास कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए यहाँ ये परास का ये रहा कि परास स्पष्ट कीजिए, तो ये हमें लिखना है। फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो देखिए जो लवण होते हैं वो क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं, और उन क्रिस्टल के साथ में जब जल पाया जाता है तो उस जल को, उस लवण में पाए जाने वाले जल को क्रिस्टलीय जल कहते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में इसका आंसर आपको कहां मिलेगा। मैं पीछे लेके चल रहा हूं आपको, ये रहा देखिए अम्ल क्षार और लवण, जो अपने पाठ का पहला पेज ही है, उसी पे आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पे। ठीक है, आप पाठ्य पुस्तक में देख सकते हो, जब भी अपन वीडियो बना रहे हैं आप पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखिए और उससे आप अंडरलाइन करते चलिए, प्रश्न के उत्तर आप लगा सकते हो। हम ये जानते हैं कि साधारणतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। कौन? लवण। लवण की बात कर रहा है कि लवण जो है क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर? और क्रिस्टल में इनके साथ में क्रिस्टलन जल भी उपस्थित होता है। लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है, जैसे Na2CO3 10H2O, जल के 10 अणु हैं, ये क्रिस्टलीय जल होते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में। ठीक है, यहां लिखा है सोडियम कार्बोनेट लवण में 10 जल के अणु क्रिस्टल जल के रूप में होते हैं। दो अन्य उदाहरण भी आप लिख सकते हो, जिप्सम। ये जो जिप्सम है इसी से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जब इसको गर्म करते हैं अपन। तो CaSO4 2H2O तो जिप्सम का है, क्रिस्टलीय जल, इसमें जल के 2 अणु होते हैं। और K2SO4 Al2SO4 324H2O, जल के 24 अणु हैं इसमें क्रिस्टल जल के। ये फिटकरी का सूत्र है, ये वही फिटकरी है जिसको अपन पानी को साफ करने में टंकी वगैरह में, टांके में डालते हैं। तो यहां पर ये क्रिस्टलीय जल है जिसके 24 अणु जल के होते हैं। तो ये परिभाषा हमें लिखनी है और इनके एग्जाम्पल हमको लिखने हैं। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन आ रहा है 30 का और 31 का प्रश्न, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है। पहले अपन 30 का क्वेश्चन देखेंगे। क्या होता है जब 2 पॉइंट है, पहला और दूसरा, एक एक नंबर के आएंगे आपके ये। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। दही या खट्टे पदार्थों को, दही खट्टा होता है, क्यों होता है? क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल। और खट्टे पदार्थ जैसे नींबू पानी है, ठीक है, या अन्य कोई भी खट्टे पदार्थ हो सकते हैं, इमली का रस है। तो इन खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में, या अचार है, जैसे खट्टे पदार्थ में अचार होता है ना, नींबू का अचार है या कैरी का अचार है, तो ये भी खट्टे होते हैं। तो जो खट्टे पदार्थ है इसके अंदर क्या होता है? अम्ल होता है। और धातु के बर्तन जैसे स्टील के बर्तन है, एल्यूमिनियम का बर्तन है, तांबे कॉपर का बर्तन है, अगर इन खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में रखेंगे तो होता क्या है कि जो अम्ल है, इन पदार्थों में जो अम्ल है वो अम्ल धातु के साथ में विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और एक विषैला पदार्थ बनाता है। ठीक है, विषैला पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, हानिकारक होता है, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हमारी हालत खराब हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए हमें खट्टे पदार्थ या दही को धातु के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। आप देखते भी हैं अपने घरों में जो अचार है, वो उस अचार को हमें या तो कांच के जो बर्नर हैं उनमें रखते हैं, या फिर प्लास्टिक के डब्बों में हम रखते हैं अचार को, या फिर चीनी मिट्टी के जो बने हुए बर्तन आते हैं जिन्हें अपन भांड वगैरह कहते हैं, उनमें अपन इनको अचार को रखा जाता है। इन्हें हम स्टील या एल्यूमिनियम के या तांबे के बर्तनों में नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें विषाक्त पदार्थ बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हमें यहाँ पर इसका आंसर तो इस प्रकार से लिखना ही है। साथ में इसको मैं आपकी पाठ्य पुस्तक में कहाँ है इसको बताना चाहता हूँ। तो अम्ल क्षार के जो लवण है, ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट, जो अम्ल क्षार के गुण है, सामान्य गुण, उसमें दूसरा पॉइंट, अम्ल धातु के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है। ये अम्ल है H2SO4, ये जिंक या जस्ता धातु है, जिंक या जस्ता एक ही बात है, और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, बन गई हाइड्रोजन गैस। तो यह हाइड्रोजन गैस बनती है, यही कारण है कि खट्टे अम्लीय पदार्थ धातु के बर्तनों में नहीं रखे जाते हैं। तो आपको एक तो ये रिएक्शन लिखनी है, बात लिखनी है, साथ में ये और लिखना है कि
खाद्य विषाक्तता या विषैला पदार्थ बनने के कारण, ठीक है, विषैला पदार्थ बनता है, विषैला पदार्थ बनने के कारण हम खट्टे पदार्थों को बर्तनों में, धातु के बर्तनों में नहीं रखते हैं। क्लियर। फिर 30 के क्वेश्चन में ही सेकंड क्वेश्चन है, रात्रि में भोजन के पश्चात दांतों को साफ नहीं किया जाता है। तो देखिए सरल भाषा में अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि अगर हमें भोजन के पश्चात दांत को या मुंह को साफ नहीं करेंगे तो हमारे जो दांत हैं उनके बीच में जो भोजन के छोटे छोटे कण फंसे होते हैं, हवा में जीवाणु है, जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर वो जीवाणु चले जाएंगे और वो जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है वो हमारे भोजन के जो कण दांतों के बीच में फंसे हुए हैं उनको अम्लीय पदार्थ में बदल देंगे। और जब मुंह की पीएच कम हो जाएगी, मुंह में अम्लता बढ़ जाएगी, तो जो हमारे दांत होते हैं उन दांत के ऊपर का जो आवरण है, ये बना रहा हूं मैं ऊपर का आवरण, ये बहुत ही कठोर होता है, मजबूत होता है, ये बना होता है इनेमल का, ठीक है, उसका नाम क्या है, इनेमल का बना होता है। और जब अम्लीय पदार्थ हमारे मुंह में होगा तो ये दांत की जो इनेमल लेयर है, ये परत है, ये इसका क्षय हो जाएगा, क्षय यानी कि नष्ट हो जाएगी, टूटनी शुरू हो जाएगी और इसमें पोर हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे, जिसके कारण हमारे दांत जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें भोजन के पश्चात ठीक प्रकार से मुंह को साफ करना चाहिए, दांत को साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। तो रात्रि में भी हमको भोजन के पश्चात में दांतों की सफाई करके सोना चाहिए। तो इसका आंसर आपको अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो पीएच स्केल है, उस पीएच स्केल के यहां देखिएगा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, उसमें दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, यहां मिलेगा दंत क्षय। दंत का मतलब दांत, क्षय का होता है टूटना या नष्ट होना। मुंह की पीएच जो है साधारणतः 6.5 के करीब होती है, यानी कि अम्लीय होती है, 7 से कम है ना ये, तो मुंह की पीएच अम्लीय होती है। और खाना खाने के पश्चात मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन, हमारे दांतों में जो भोजन के छोटे छोटे कण फंसे हुए हैं उनसे क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करेंगे और अम्लीय हो जाएगा, जो कि मुंह की पीएच कम कर देंगे, पीएच का मान 5.5 से कम हो जाएगा और अम्लीय हो गया। और दांतों का जो इनेमल आवरण है, इनेमल जो मैंने बताया अभी, वो क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और भोजन के बाद दंत मंजन या क्षारीय विलयन से मुंह की सफाई अवश्य करनी चाहिए ताकि दंत क्षय पर नियंत्रण पाया जा सके। तो हमें इस प्रकार से इसका आंसर यहां से लिखना है। तो आप समझ गए होंगे आपको पाठ्य पुस्तक में जो अपने उत्तर हैं वो कहाँ मिलेंगे, तो किस प्रकार से आपको आंसर देना है। और आज के इस वीडियो में जो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, उसमें यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन आ सकता है। एक यौगिक ए, कोई भी एक यौगिक है ए है, वो अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है। कोई यौगिक है ए और वो अम्ल से क्रिया करेगा तथा बुदबुदाहट के साथ एक गैस बनाता है। कौन सी गैस? बी गैस। ये ए और बी कोई हमें यहां पर काल्पनिक दिए गए हैं, ये हमें ज्ञात करना है ए और बी क्या है, ठीक है। गैस बी जलाने पर, अब गैस की ये लक्षण बता रहा है, ये जो गैस बी बन रही है इसको अपन जब जलाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। ए व बी के नाम बताइए और अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और अम्ल, क्षार और लवण के जो गुण धर्म है, विशेषताएं हैं, जो हमें देखिए आपको यहां मिलेगा, ये अम्ल क्षार के जो सामान्य गुण है इसमें मिलेगा। ये रहा, क्या था कि कोई पदार्थ है ए, ये रहा पदार्थ ए मान लीजिए, इसी की बात कर रहा है, और अम्ल है H2SO4, क्लियर। और जब अभिक्रिया होती है तो बी गैस बनती है, ये बी गैस बनती है। ये तो हमें समीकरण लिखना है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि जब इस बी गैस को जलाते हैं तो देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें इस बी गैस को जला रहे हैं, यहाँ पर मोमबत्ती से ये गैस जो निकल रही है इसको जलाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ में हाइड्रोजन गैस का दहन। इसका मतलब ये गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जो गैस होती है उसको जलाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ में जलती है। तो आपको यह समीकरण लिखना है पूरा। और इसमें ए यहाँ पर जस्ता धातु एक प्रकार का, जिंक या जस्ता धातु है, और जो बी गैस है वो हाइड्रोजन गैस है जो उसको जलाने पर फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। और आपको ये जो यहाँ पर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इस चित्र को याद करना है। एक बार बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्ल की धातु के साथ में जब अभिक्रिया होती है तो उसको सचित्र समझाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था।
तो आपको ये डायग्राम बार बार रफ कॉपी में बनाने की प्रैक्टिस करनी है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो स्टैंड है और ये जो साबुन का विलियन का जो बर्तन ये है, ये दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये बर्तन जो ये आपने यहाँ बना दिया, ठीक है, दोनों एक पंक्ति में होने चाहिए। और यहाँ साबुन का विलियन अपने पानी के अंदर इसलिए डाला है ताकि यहाँ से जो गैस बन के आएगी, ठीक है, इसमें क्या डाला अपने परख नली के अंदर, परख नली में जिंक जस्ते के टुकड़े डाल दिए और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जब जिंक के टुकड़े और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपस में विक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और वो यहाँ से नली से होते हुए जब साबुन के विलयन से बाहर निकलेगी तो ये गुब्बारे बन जाएंगे इसके, ठीक है, गुब्बारे जैसी संरचना ये बन गए। और जब ये जलती हुई मोमबत्ती पास में ले जाएंगे तो ये आग पकड़ लेगी, हाइड्रोजन गैस खुद जलती है, हाइड्रोजन गैस का दहन होता है, दहन का मतलब जलना। जब ये जलेगी तो फटफट की धमनी आएगी, इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस है, ये कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में जो इस पाठ के महत्वपूर्ण लघुतरात्मक जो प्रश्न थे 25 से 31 तक, इन प्रश्नों को समझा। धन्यवाद।